मोदी से रंजिश तो दंगे की साजिश। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी। दंगे पर एंटी मोदी गैंग एक्टिव। एंटी मोदी गैंग को बेनकाब करने के बाद देश हित में आज हम आपको यूपी दंगे पर हैरान करने वाला स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। जी मीडिया के इस स्टिंग ऑपरेशन में कुल 3 किरदार हैं। पहला किरदार मौलाना सलीस, दूसरा किरदार एसीपी अकमल खान और तीसरा किरदार डीसीपी प्रमोद कुमार। ऑपरेशन शुक्रवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जिस स्टिंग ऑपरेशन का आप अभी ट्रेलर देख रहे थे उसकी पूरी पिक्चर आपसे बस थोड़ी ही देर बाद आपके स्क्रीन पर होगी। दरअसल आज आपको ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश दंगे की साजिश कैसे रची गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या अगर पुलिस अधिकारी चाहते तो उत्तर प्रदेश में हिंसा रोकी जा सकती थी। तो आपसे बस थोड़ी देर में आप ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज पर देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे दंगे पर एंटी मोदी गैंग एक्टिव हो चुका है। हमारे देश में कुछ मुस्लिम नेता और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शन के नाम पर हिंसा नहीं दिखती है, लेकिन प्रशासन का एक्शन इनकी आंखों में खटकता है। उन्हें पत्थरबाज पीड़ित लगते हैं और प्रधानमंत्री गुनहगार। ऐसे लोगों में आज 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा। दस दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी। दंगाइयों को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को कोसेंगे। दंगाइयों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजी पर खामोश रहते हैं और जब उन्हीं पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलता है तो हल्ला मचने लगता है। अजय देवी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये वो लोग हैं जो मजहब के नाम पर मुसलमानों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और बात बात पर देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं। आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? किसी के घर मिर्जा साहब, आप कौन होते तोड़ने वाले? अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो कोर्ट तय करेगा ना मेरे को सजा देना। अगर कोर्ट जब सजा देगा तो कोर्ट बोलेगा मेरा घर तोड़ दो। आप कौन होते तोड़ने वाले भाई किसी का घर? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं? भाई फिर कोर्ट की, जज की, पुलिस की जरूरत ही क्यों है जब आप खुद सब तय कर ले रहे हैं? कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताने वाले ये मौलाना तौकीर रजा हैं। मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मुस्लिम संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं।
ये जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे, उस मंच पर लगे इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर पर लिखा है 12 जून रविवार, यानी ये कार्यक्रम एक दिन पहले का है। कार्यक्रम का नाम है ऑल इंडिया अमन एंड इंसाफ कॉन्फ्रेंस। यानी जिस कार्यक्रम को अमन और इंसाफ का नाम दिया गया, उस कार्यक्रम के ये मौलाना किस तरह मुसलमानों को भड़का रहे थे, अब आप ये भी सुनिए। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे, ये कौम मानने वाली नहीं है। सुना आपने, तौकीर रजा कह रहे थे कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक मुसलमान नहीं मानने वाले। यानी तौकीर रजा मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए भड़का रहे थे। तो क्या तौकीर रजा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा और पत्थरबाजी जारी रहनी चाहिए? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रयागराज और रांची में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ वो रुकना नहीं चाहिए? प्रयागराज और रांची में हिंसक प्रदर्शन पर चुप्पी साधने वाले मुस्लिम धर्मगुरु और पत्थरबाज नहीं दिखते, सिर्फ प्रशासन का एक्शन दिखता है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। कमाल देखिए, जिन्हें मजहब के नाम पर पत्थर उठाने वालों को समझाना चाहिए, वो उल्टे प्रधानमंत्री को ही समझा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, न हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में तौकीर रजा किस हद तक जा सकते हैं, ये आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। मोदी सरकार के आने के बाद से देश में आतंकी घटनाएं कम हो गई और बम धमाकों पर ब्रेक लग गया। तो इस बात से भी तौकीर रजा परेशान हैं और मुस्लिम समुदाय के दिमाग में अपनी अजीबोगरीब सोच को बिठाना चाहते हैं। कम तो ओवैसी भी नहीं है, इनके टारगेट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप,
अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये तो पूछ लिया कि नुपुर शर्मा पर एक्शन लेने में 10 दिन क्यों लग गए, लेकिन उस हिंसक प्रदर्शन के आकाओं से ये नहीं पूछा कि नुपुर शर्मा के बयान के 2 हफ्ते बाद ही वो प्रदर्शन के लिए क्यों जागे। ऐसे अपराधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, उनका सपोर्ट यह क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब प्रदेश की देश की जनता जानना चाहती है। और ऐसी घटिया राजनीति करने वाले इसीलिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। देश हित में जरूरी है कि ऐसे नेता और धर्म गुरु जो मजहब या सिस्टम के नाम पर साजिशन उकसाते हैं, भड़काते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीते दिनों में एक सवाल जिस पर बार बार बहुत डिस्कशन हुआ है वो यही सवाल रहा है, क्या मुस्लिम समुदाय में लीडरशिप की कमी रही है। और तौकीर रजा जो एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। दरअसल उन्हें लेकर सवाल ये भी उठ रहा है, क्या तौकीर रजा बरेली को अब अगला प्रयागराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चंदन के पास। शुक्रिया अदिति। अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं तौकीर रजा। उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी है। तौकीर रजा ने कहा है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। यानी कब होगा प्रदर्शन? 17 तारीख को होगा। 17 जून को बरेली में होगा विरोध प्रदर्शन। इससे पहले याद रखिए कि 10 जून शुक्रवार थी। 17 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं तौकीर रजा। 3 जून को प्रदर्शन शुरू हुआ था, 10 जून को बहुत ज्यादा हुआ और 17 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह जो दंगा फसाद हुआ है 10 जून को, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि तौकीर रजा जैसे नेता हालात को संभालने वाला बयान देंगे। पिछले शुक्रवार को जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह की हिंसा हुई है, इस शुक्रवार को वैसा देखने को ना मिले। क्योंकि बात नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु के विरोध प्रदर्शन की हो रही है, तो यह वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। यह वीडियो है कुवैत का। जी हां, कुवैत गल्फ कंट्री है और वहां कुवैत में रहने वाले जो प्रवासी मुस्लिम हैं, जिसमें कि भारतीय मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और साथ ही साथ जो बांग्लादेशी मुसलमानों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही जा रही है। उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कुवैत सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों के साथ क्या किया। वहां भी जुमे की नमाज के बाद ये लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की। देख सकते हैं आप किस तरह से सारे लोग वहां पर जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसी अंदाज में अब इन प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है, यानी कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है क्योंकि कुवैत का कानून है कि वहां जो प्रवासी हैं वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये सभी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रदर्शन की उन्हें लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अब सजा दी जा रही है। उनको सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा बल्कि कुवैत से भी निकाल दिया जाएगा उन प्रदर्शनकारियों को। यानी उनकी रोजी रोटी जो चल रही थी वो छीन ली जा रही है वहां के लॉ के हिसाब से। वो सभी प्रदर्शनकारी दोबारा कभी भी कुवैत नहीं आ पाएंगे। यानी उन्होंने वहां का कानून तोड़ा तो उसकी सजा उन्हें कुवैत दे रहा है, क्योंकि कुवैत के लिए कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यही बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों को यह समझना होगा कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सर्वोपरि होता है। जब कुवैत जो है अपने कानून को तोड़ने की वजह से धर्म को पीछे रख करके कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, तो वही अधिकार भारत को भी है। अदिति। तो प्रयागराज में जिस जावेद पंप ने हिंसा भड़काई उसके खिलाफ ना तो तौकीर रजा ने कुछ कहा, ना ओवैसी बोले। लेकिन जब जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया तो सब टूट पड़े। जावेद पंप के मकान को गिराने का मामला वैसे आपको बता दें कोर्ट पहुंच चुका है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के वकील का यह दावा है कि उसके मुवक्किल का मकान गैर कानूनी तरीके से गिराया गया। दावा यह किया जा रहा है कि वो इमारत तो जावेद पंप की बीवी के नाम थी। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि जो मकान गिराया गया है दरअसल वो अवैध निर्माण था। इसके अलावा यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और मकान तोड़ने पर रोक लगाने, यानी बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक लगाने और उन अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है जो अभी तक बुलडोजर एक्शन में शामिल रहे हैं।
नोटिस भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। नोटिस इन्होंने 11 तारीख को ले जाकर ये उनके घर पे ये चस्पा कर दिया है और उसमें एक झूठी कहानी लिखी है कि हम मई में इनको अवसर दिए थे अपना पक्ष रखने की। दरअसल जिस दिन इनको मास्टरमाइंड घोषित किया प्रशासन ने, उसी दिन प्रशासन ने निर्णय लिया कि जावेद मोहम्मद का घर मीडिया में आया कि बुलडोजर से गिराया जाएगा। सवाल जावेद के घर को गिराने को लेकर ही नहीं है, प्रयागराज प्राधिकरण के नोटिस को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। जावेद मोहम्मद के परिवार के वकील के राय ने यह आरोप लगाया कि घर को बुलडोजर से गिराने से पहले 1 महीने पहले इस परिवार को नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस घर के बाहर चिपकाया गया था उसमें यह लिखा गया था कि 9 मई को इस घर के संबंध में नोटिस यहां पर दिया गया था, जबकि लोग वहां पर नहीं पहुंचे, इसलिए 9 जून को इस भवन को गिराने के निर्देश खुद से दिए गए थे और जब ऐसा नहीं किया गया तब जाकर 12 जून को इस घर को बुलडोजर से गिराने का फैसला लिया गया। मोहम्मद जावेद के वकील की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि घर अगर दंगाई का नहीं है तो क्यों गिराया गया, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि घर गिराने की वजह सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण है। विकास प्राधिकरण जो भी अवैध निर्माण शहर में होते हैं उनके लिए ये दैनिक क्रिया ऐसा करता रहता है। जो भी व्यक्ति हैं हमारा उनसे एक अनुरोध रहता है कि नक्शा पास करा के जो भी कार्रवाई करें और प्राधिकरण उसका नक्शा पास करा लें और अपने अच्छे से घर बनाएं। यूपी में अवैध तरीके से बने मकानों पर लगातार बुलडोजर एक्शन से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला गए हैं। ओवैसी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कानून का उल्लंघन कर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा रहे हैं। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? बहरहाल दंगे के आरोपी का घर गिराने पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है अब कोर्ट से ही तय होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रयागराज के जिलाधिकारी के मुताबिक यहां पर इस घर को जो गिराया गया है, इस घर को गिराने में सभी नियम और कानून का पालन किया गया है, नोटिस समय पर सर्व किया गया था, ऐसा दावा यहां पर जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से किया गया है और उनके मुताबिक को ये पूरा का पूरा निर्माण अवैध था, इसलिए इस घर को गिराया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि जावेद का घर गिराए जाने पर उनके वकील क्या सवाल उठा रहे हैं, वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA का इस पर क्या कहना है। जावेद के वकील का कहना है कि मकान परवीन के नाम से था तो नोटिस जावेद के नाम पर क्यों है, वहीं PDA का कहना है कि अवैध निर्माण था इसलिए बुलडोजर चलाया गया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बैक डेट में नोटिस तैयार किया गया और वहीं PDA का जवाब है कि घर का नक्शा पास नहीं था और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है, नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में अवैध निर्माण की बात कही जा रही है और ये वकील का कहना है कि मकान गिराने में नियमों का पालन नहीं किया गया, जबकि PDA का कहना है कि घर को गिराने में सभी नियमों का पालन किया गया है और नक्शा पास ना होने की वजह से ही ये कार्रवाई की गई है और ड्यू प्रोसेस का पूरी तरह से पालन किया गया है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक नफरत के पत्थर चल रहे हैं। नफरत के पत्थर क्यों चल रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं, ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। रांची में तो नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, देवबंद तक हिंसा और हंगामे की तस्वीरें आपने देखी। इस हिंसा की शुरुआत दरअसल आप कह सकते हैं हुई थी 3 जून को कानपुर से, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश के तहत थी, प्लान्ड थी, और क्या इसके तार देश में भाईचारे को तार करने के लिए बनाए गए थे? चंदन, आज देशहित में
हम 3 जून को कानपुर में जो भी कार्रवाई की गई है, बेकनगंज में हुए उपद्रव की हर साजिश बेपर्दा करेंगे और पूछेंगे ये सवाल कि क्या पुलिस अलर्ट होती तो कानपुर में 3 जून को हुआ जो कुछ भी हुआ, हिंसा की शुरुआत हुई, वो नहीं होती। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। सर, जो मामला सुनने में आ रहा है कि जो हयात था ये आपके पास आया था 1-2 तारीख को, क्या है काम क्या? देखिए, 1 तारीख को इसकी जो है कॉल एक बंद की कॉल थी। बंद की कॉल थी, तो ये हमारे संज्ञान में आया 1 तारीख को शाम। ये 3 तारीख को बंद करेंगे क्षेत्र में, ये जो इलाका पूरा दूसरे क्षेत्रों में दुकानें बंद करने का आह्वान किया, वो चीज वगैरह हमारे पास है। दंगे पर जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का यह पहला किरदार था और यह है किरदार नंबर 2। कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई, उपद्रव की पड़ताल करने पहुंची जी मीडिया की टीम को 3 किरदार मिले हैं और ये 3 किरदार आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। एसीपी अकमल खान की बातों से यह तो साफ है कि कानपुर अंदर ही अंदर सुलग रहा था और चिंगारी को आग किसने दी, आग किसने बनाया, यह आग लगाई गई। यह खुद ब खुद नहीं हुआ था और साजिश के चेहरे और मोहरे एक नहीं कई हैं। अब आपको किरदार नंबर 2 मौलाना सलीस को सुनाते हैं। कानपुर हिंसा पर उनका कबूलनामा सुनिए। इस बार गलती किसकी रही थी? देखिए, गलती तो हम मुसलमान लड़कों की मानते हैं। अच्छा, कि जब आपने बंद की कालजी परेड जाने का क्या औचित्य, मुझे ये बताया भाई, आपने बंदी की कालजी आपने बंद कर दिया, आप अपनी उसकी कोई ये तो काल नहीं दी गया, आप जाइए वहाँ क्या रखा परेड पे। अब परेड से कुछ लड़के गुजरे, वहाँ पर चंदेश्वर हाथे पे कुछ शरारती खड़े थे, उन्होंने गाली को की जा रहे। वो जो 2-3 लड़कों ने सुना, वो इनकी तरफ लगे। नहीं, जो गाली दिए कहाँ के लोग थे? चंदेश्वर हाथे के, उन्होंने, वो तो हिंदू बाहुल है ना? हिंदू छोटा सा हाथा है, बाहुल क्या है? हाँ, छोटा सा। उसमें 2-3 सरपसंद लड़के थे जिन्होंने गाली बकी। तो आपने देखा कि हिंसा अपने आप नहीं हुई, बाकायदा इसके लिए साजिश की गई, प्लानिंग की गई। तो कानपुर हिंसा हुई कैसे और कौन कौन से किरदार, कुछ किरदारों के बारे में हमने आपको बताया। पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखिए आप। दिल में गुस्से की आग, हाथों में पत्थर और सुलग उठा कानपुर। क्या प्रायोजित थी ये हिंसा? क्या हयात जफर हाशमी ही है दंगे का मास्टरमाइंड? क्या हयात जफर हाशमी ने पुलिस को दिया चकमा? क्या पुलिस अलर्ट होती तो नहीं होता उपद्रव? जी न्यूज पर आज कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के हर सवाल का मिलेगा जवाब। 3 किरदार बताएंगे 3 जून को कानपुर में हुए उपद्रव का पूरा सच। एक मौलाना, 2 पुलिस वाले और कानपुर हिंसा की पूरी कहानी। कानपुर हिंसा के बाद योगी सरकार एक्शन में है। उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी सलाखों के पीछे है। पुलिस का दावा है कि हयात जफर हाशमी के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि हयात के घर वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी पर कई सियासी सवाल भी उठे हैं। लेकिन आज आप एक पुलिस वाले की जुबानी सुनिए, क्यों हयात जफर हाशमी पुलिस के लिए दंगे का मास्टरमाइंड है। सर, जो मामला सुनने में आ रहा है कि जो हयात था ये आपके पास आया था 1-2 तारीख को, क्या है काम क्या? देखिए, 1 तारीख को इसकी जो है कॉल एक बंद की कॉल थी। बंद की कॉल थी, तो ये हमारे संज्ञान में आया 1 तारीख को शाम। ये 3 तारीख को
बंद करेंगे। क्षेत्र में ये जो इलाका पूरा दूसरे क्षेत्रों में दुकानें बंद करने का आह्वान किया, वो चीज वगैरह हमारे पास है। ये अकमल खान है, अनवरगंज के एसीपी। कानपुर का बेकनगंज भी इन्हीं के इलाके में आता है। बेकनगंज में ही 3 जून को हिंसा भड़की थी। जी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनवर खान ने बताया कि जैसे ही उन्हें हयात जफर हाशमी की ओर से बुलाए गए बंद की जानकारी मिली, उन्होंने हयात को बुला लिया। हयात को बुलाया, मैंने कहा कि भाई बंद का कार्यक्रम कैसे आप कर रहे हो, किसकी परमिशन से हो रहा है और आपने कॉल कैसे दे दिया? कहा कि सर मैंने पोस्ट से लेटर दे दिया था। पोस्ट इतनी सारी पोस्ट आती है, सर के 5000 पोस्ट आती है। सबसे मॉनिटरिंग करना सबको जो देख करके समझ पाया कि आपने जो पोस्ट दी सर 1 तारीख के बाद करनी, आप कर नहीं सकते किसी भी हालत में, बंद किसी भी हालत में। तो बात तक समझाई वगैरह तो समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उसने मतलब प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया उसने प्रॉमिस करके, और वो गया 1 तारीख को कोई बंद का प्रोविजन नहीं हमारा। 1 तारीख होगी, 2 तारीख चली गई, कोई इस तरह का इशू नहीं कोई बंद होगा। लोगों ने व्यापार मंडल वगैरह से बात की, यहाँ पे 4 व्यापार मंडल है, रिजवी रोड व्यापार मंडल और यहाँ पे बेजबाग व्यापार मंडल, रेडीमेड व्यापार मंडल। उनसे बात की क्या इस तरह को है कि बंद वगैरह या हम लोग नहीं बंद करें, मतलब हम लोग को कंडक्ट नहीं होता है। वैसे फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दुकान पे अमूमन ये होता है कि लोग फ्राइडे की नमाज पढ़ करके आते हैं, तो आधा दिन तो जनरली वैसे इसीलिए इन्होंने इस दिन का प्रोग्राम भी रखा है कि वैसे अगर नहीं भी बंद लोग करेंगे तो भी आधा दिन तक दिखेगा कि सारी दुकानें बंद हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बंद का कोई आह्वान तो नहीं है। बोले नहीं, हमारी तरफ से व्यापार मंडल तरफ से। तो हम लोगों ने क्रॉस चेक भी किया दूसरे साइड में भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमें धोखा दिया जा रहा है। हयात ने अकमल खान से बंद न करने का वादा किया, लेकिन 3 जून को हालात बदलने लगे। 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कानपुर में थे और इसलिए अकमल की ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट पर ही उन्हें लोगों के इकट्ठा होने की खबर मिली। करीब 1-1:30 बजे का सूचना मिली कि कुछ लोग जो है भूकंप से लकड़ मंडी जो थाना वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा कह रहे हैं क्योंकि थाना क्षेत्र दूसरा था, तो मैंने बल्कि नवाब की भी ड्यूटी लगी हुई थी अल्टरनेट। मैंने कहा ऐसा तुम चले जाओ, जाकर मुझे क्या सुनने में आ रहा है, भले ही वो मेरे चित्र में ना हो, फिर भी हम लोग की जिम्मेदारी की अल्टीमेटली होता क्या, यहाँ पर जो भी यहाँ पे इस तरह के प्रोफेशन होते हैं ये आकर के यतीम खाना पे बैठते हैं। हमने कहा कि अल्टीमेटली हमें ही झेलना पड़ेगा, तुम अभी जाओ क्या है। तो नवाब जो है वहाँ से चल पड़े। मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की, मैंने बिल्कुल रिलीव कर दिया क्योंकि क्षेत्र में ऐसी बात मुझे आ रही है। नवाब आ गए करीब 1:30-2 बजे से बात की। मैंने फिर फीडबैक लिया, मैंने कहा क्या चल रहा है, तो उनका कि सर ग्रुप में लड़के कहीं कहीं पे, स्पेशली अपना मंडी वाला एरिया जो है थाना कर्नलगंज क्षेत्र जो पड़ता है और भूकंप के बाद मैंने कहा अच्छा उनसे जो एसएम वगैरह के लोग हैं उनसे बात कर ली। और फिर मैंने इसको हयात जफर हाशमी को कॉल किया। मैंने कहा जब बातें हो गई थी तो आप जब बंद के बजाय आप ये पूरा शुरू कर दिया। बोला कि नहीं सर हमने नहीं किया है, ये लड़के हैं छोटे छोटे और कैसे समझाएं। करीब 2 घंटे पहले पुलिस को भीड़ के इकट्ठा होने की खबर मिल गई, पर सवाल यह है कि फिर क्यों बेकनगंज के इलाके में फोर्स नहीं भेजी गई? क्या उपद्रवियों की मंशा भांपने में पुलिस वाले नाकाम हो गए? क्या वक्त रहते कदम उठा लिए जाते तो हिंसा रोकी जा सकती थी? ये बड़े सवाल हैं। अकमल खान ने हालात का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपने साथ मौजूद बेकनगंज थाना अध्यक्ष नवाब अहमद को वहां भेज भी दिया, लेकिन फिर भी उपद्रव रोकने के लिए वहां पुलिस वालों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, पत्थरबाजी का शंका थी पहले से? बिल्कुल नहीं। भाई अगर किसी को दुकानें बंद करनी थी तो लोगों को लगा अगर चलिए कॉल दिया उसे वापस भी लेंगे तो दुकान 4-5-10 बंद नहीं करेगा।
लेकिन पत्थरबाजी या कोई जुलूस निकले या कोई लोग रोड पे आएंगे, ये किसी को असर नहीं, ये किसी को रिपोर्ट पे भी नहीं, ये किसी ने रिपोर्ट ये नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये तो मतलब एक बैक स्टैबिंग है बेसिकली। भाई अगर वो हमसे बात कर रहा है, हमारे उसके टर्म्स हैं, पिछले बार भी कई बार ऐसा जब उसने कॉल की थी तो लोगों ने समझा जाकर खत्म हो गया था। सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, दुकानें लूटी जाने लगी और प्रदर्शन हिंसक हो गया। इन सवालों को जवाब दिया हमारी पड़ताल के तीसरे किरदार ने, यानी मौलाना हाजी सलीस ने। हाजी सलीस के घर के बाहर ही भारी संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हुए और हाजी सलीस को बंद की कॉल से लेकर उपद्रव तक हर जानकारी थी। ये जानना था क्या रहा, कैसा रहा, क्या कैसे क्या रहा, क्या हम समाज में हर दिन कुछ शरारती तत्व तो होते हैं, लेकिन जब शरारती तत्वों को मौका और वक्त मिलता है, जब समाज के वो संभ्रांत लोग जो समाज को गाइडलाइन देने की सलाहियत रखते हैं, वो जब खामोश समाचारी बनाते हैं। हिंदुस्तान में आपको अपनी बात का प्रोसेस करने का संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन गांधीवादी तरीके से, दूसरे के तरीके पे नहीं। तो गांधीवादी तरीका अपना करके हमने कहा भी, अपनी अपील में भी कहा कि अगर लोग ये समझते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन जिस लीडर की काल बाहर निकलते हो, वो लीडर जब कहे अंदर जाओ तो चले जाओ। काल पर बाहर तो निकला है, अब लीडर अगर कह रहा अंदर जाओ तो कह रहे हो तुम साले मुंगर हो, तुम हो, तुम बिक गए हो, तुम फलाने हो। तो ऐसे में कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारा नेतृत्व नहीं करेगा, क़यादत नहीं करेगा। तो क्या हिंसा की मंशा से ही बंद बुलाई गई थी? क्या उपद्रव कैसे किया जाएगा ये भी पहले से ही तय किया जा चुका था? ये भी आप मौलाना सलीस से सुनिए। इस बार गलती किसकी रही थी? देखिए, गलती तो हम मुसलमान लड़कों की मानते हैं। अच्छा, कि जब आपने बंद की कालजी परेड जाने का क्या औचित्य है, मुझे ये बताया। भाई आपने बंदी की कालजी आपने बंद कर दिया, आप अपनी उसकी कोई ये तो काल नहीं दी गया, आप जाइए वहाँ क्या रखा परेड पे। अब परेड से कुछ लड़के गुजरे, वहाँ पर चंद्रेश्वर हाटे पे कुछ शरारती खड़े थे, उन्होंने गाड़ी बकी जा रहे। वो जो 2-3 लड़कों ने सुना, वो इनकी तरफ लग नहीं, जो गाली दी कहाँ के लोग थे? चंद्रेश्वर हाटे के, जिन्होंने, वो तो हिंदू बाहुल है ना? हिंदू है, छोटा सा हाटा है, बाहुल और क्या है, छोटा सा। उसमें 2-3 सरपसंद लड़के थे जिन्होंने गाली बकी। जी मीडिया की पड़ताल में मौलाना सलीस ने बिना नाम लिए कई मौलवियों को भी कटघरे में खड़ा किया। तो फिर ये लोग थे कौन जो उस दिन? ये जो थे, इसमें कुछ मौलवियों का रोल खराब है और कुछ दूसरे समाज सेवी संगठनों का रोल खराब है, जिन्होंने उसकी काल को प्रमोट किया। हालांकि मौलाना सलीस ने इस बात से इनकार किया कि हिंसा की कोई प्लानिंग थी, लेकिन हयात जफर हाशमी को लेकर उनकी जुबान की तलखी साफ है। ये हयात का कैरेक्टर क्या, कैसा आदमी है? सेंसलेस है, वो उसको जल्दी नेता बनने का एक चाह है। तो पुलिस ने उसको सही पकड़ा? सही तो पकड़ा है। तुमने क्यों, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, काल क्यों दे रहे हो? अगर तुमने विद्या किया था और लोग सड़कों पे निकले थे तो सड़क पे निकल के रोकते लोगों को, क्यों नहीं रोका? मौलाना सलीस का कहना है कि हयात जफर हाशमी पर पुलिस का एक्शन सही है और वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि कई मौलवियों ने युवाओं को इस तरह की हरकत के लिए उकसाया है। ये कौन कौन मौलवी लोग थे सर? जैसे वीडियो तो है, वीडियो तो है सर, जैसे अभी कुद्दूस ने कह दिया एक तरफा कार्रवाई है, ये हुआ, सरों पे कफन बांध के नौजवान निकलेगा। भाई सरों पे कफन बांध कर किसके लिए निकलेगा? मारने के लिए? ये उत्तेजनात्मक बयान नहीं है। तुम जिम्मेदार पद पर हो, काजी हो, तुम्हें तो पहले आग बुझाना चाहिए। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर जी मीडिया की टीम के पड़ताल में एक बात तो साफ है कि इस उपद्रव की प्लानिंग पहले से हुई हो या नहीं,
लेकिन कुछ लोगों के बयानों ने आग में घी डालने का काम जरूर किया। कुछ लोगों के भड़काऊ बयानों ने युवाओं के मन में नफरत का जो जहर घोला, अगर उसे वक्त रहते भांप लिया गया होता तो शायद हिंसा की नौबत नहीं आती। कानपुर से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया की टीम ने अनवरगंज के एसीपी अकमल खान से ये समझने की भी कोशिश की कि कहीं वो हयात हाशमी के इरादे भांपने में भूल तो नहीं कर बैठे। अकमल खान ने हमें ये भी बताया कि किस तरह उस दिन वो हयात हाशमी और दूसरे लोगों से जुलूस रोकने की अपील करते रहे। ये 3 तारीख की बात है। हम सभी जानते हैं कि उस दिन हमारे यहाँ वीआईपी मूवमेंट था और मेरी भी ड्यूटी जो है वीआईपी में लगी हुई थी, क्योंकि मैं जो क्षेत्र है उससे दूर था, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ऐसे में जो मुझे खबरें प्राप्त होना शुरू हुई करीब 1 बजे के आसपास की, कुछ लोग जो है झुंड बना करके इकट्ठा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो मैंने उसे डायरेक्ट कॉल की कि जब हमारी पहले से ही वार्ता हो चुकी है कि आज जो है किसी तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं होना है, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हो रहा है। तो इसी बात को लेकर के जो है मेरी उससे जो है वार्ता हुई थी और 2-3 बार वार्ता हुई इस चीज़ को लेकर के कि आप जो है, क्योंकि आप शहर का जो अमन और चैन है उसको बरकरार रखें, और केवल उस व्यक्ति से ही नहीं और शहर के और भी संभ्रांत व्यक्तियों से मेरी वार्ता हुई थी उस समय पे, और मैंने सभी का आह्वान भी किया था कि आप सभी लोग सड़कों पर आएँ और ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जुलूस निकालें, उनको समझा बुझा करके उनको घरों को रवाना करें। जो भी एजेंसीज़ हैं जो मुझसे पूछताछ करनी चाहेंगी, वो बिल्कुल मैं उन सब सारे एजेंसीज से वार्ता करने के लिए तैयार हूँ, उनसे जो भी पूछताछ होगी मैं उसका जवाब दूँगा।